ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। सिंपल सी बात आपने इतनी याद रखनी है, हमें पता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, चाहे लिमिटिंग फ्रिक्शन हो चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन हो, कोई भी फ्रिक्शन हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। और नॉर्मल रिएक्शन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, म्यू आ जाता है इंटू आर। और ये म्यू क्या होता है, इट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मैं ऐसे म्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर भी लिख सकता हूँ, यानी कि इट इज अ रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये कल हमने बात इसके ऊपर की थी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, उनको करने के लिए सारी चीजें आपको, टर्म सारी आपको पता होनी चाहिए। तो आज का आपका क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन टॉपिक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, इसको समझने के लिए वापस हमें पहले एक डायग्रामेटिकली चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, मैं एक बार एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। तो ये मान लीजिए आपका कोई सरफेस है, इस तरह से कोई भी सरफेस हो सकता है। ये आपका क्या हो गया, एक सरफेस हो गया। और इस सरफेस के ऊपर एक ऐसे करके एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ऐसे करके ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है इसके ऊपर। ठीक, अब क्या क्या इसके ऊपर लग रही होगी, कितनी कितनी क्या क्या चीज लग रही होगी, क्या क्या कॉम्पोनेंट उसको समझते हैं। मान लीजिए आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, इस तरफ क्या लगाते हो, एक अप्लाइडेड फोर्स लगाते हो। आप फोर्स लगा रहे हो तो जान की क्या होगी, अप्लाइडेड फोर्स होगी, जिसको हम किसके साथ लिखते हैं, पी के साथ। अगर अप्लाइडेड फोर्स इस तरफ लगी है तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, जिसको किसके साथ लिखते हैं, हम एफ के साथ लिखते हैं। मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि ये आपकी जो बॉडी होगी, ये अगर आपका ग्राउंड है, नीचे की तरफ जो लाइन बनाई ना, मान लीजिए ये ग्राउंड है आपका, ऐसे करके सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर ये बॉक्स पड़ा हुआ है। अब ये बॉक्स, इस सरफेस, ये जो आपका ग्राउंड है, इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। वो फोर्स बेसिकली क्या होती है, नॉर्मल होती है किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर या हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। नॉर्मल जो फोर्स होती है वही आपका बेसिकली क्या होता है, वेट होता है, जिसको हम किसके साथ लिखते हैं, एमजी के साथ। तो एमजी डाउनवर्ड है। और बिल्कुल एक ऊपर की तरफ क्या लगेगी, ये ग्राउंड इस बॉडी के ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, जो कि कैसे होगी, ऊपर की तरफ होगी। और जिसको हम कैसे लिखते हैं, आर के साथ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, आर के साथ लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ आ रही होंगी। अब एक वेक्टर देखो, ये किस्म का वेक्टर बन गया, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, दो वेक्टर्स है। मैंने आपको वेक्टर रेजोल्यूशन पढ़ाया था, एक वेक्टर इस तरफ लग रहा है, दूसरा वेक्टर इस तरफ लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ है। तो इन दोनों का अगर मुझे इफेक्ट देखना होगा, अगर इन दोनों फोर्सेस, ये भी एक किस्म की क्या है, आर भी एक किस्म की क्या फोर्स है, और एफ भी एक किस्म की क्या आपकी फोर्स है, इन दोनों का टोटल इफेक्ट देखना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी। तो यानी कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का दोनों का इफेक्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ये क्या है आपका रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट निकाल दिया मैंने, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया था मैंने आपको वेक्टर में। तो ये क्या आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मान लीजिए एंगल जो बना रहा है आपका नॉर्मल रिएक्शन के साथ, कितनी एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब इनके नाम दे देते हैं। ये जो पॉइंट है इसका नाम दे दो ओ, और आपने क्या करना है, ये जो लाइन है ना, इसको ज्वाइन कर दो ऐसे करके। और ये जो पॉइंट है इसका नाम दे दो E, ठीक है, और इसका नाम दे दो क्या, बी। ये किस्म की ट्राइंगल बन गई ओ ए बी, और यहाँ पे एंगल कितनी है आपकी, थीटा है। ये डायग्राम मैंने कैसे बना दी, क्या सभी को क्लियर होगी, इज इट क्लियर टू एवरीवन, से यस। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे किसको, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। किसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये जो है यहाँ पे मैंने एंगल लिखी ना, यही एंगल होती है आपकी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और ये एंगल दो चीजों के बीच में बनी है, एक इसके बीच में बनी है, एक तो बनी है नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, दूसरी बनी है ये रिजल्टेंट के बीच में। एक इसके बीच में बनी है, मैं वापिस बता रहा हूँ, एक इसके बीच में बनी है, एक बनी है आपकी नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, दूसरी बनी है आपकी रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में। और ये रिजल्टेंट वेक्टर किसका है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका है नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शनल फोर्स का। तो मैं इसको डिफाइन क्या करूंगा, इट इज एंगल बिटवीन किसके बीच में, नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एंड
रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ, किसका रिजल्टेंट वेक्टर? नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स का। तो यहाँ पे स्टेटमेंट समझते हैं, समझ आ जाएगी अब आपको। देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, बोलता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में, फ्रिक्शन किसके बीच में होता है? दो बॉडीज के बीच में होता है जो दोनों एक दूसरे के क्या होती है, कॉन्टेक्ट में होती है। पहले ही बताया मैंने फ्रिक्शन के बारे में। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे? इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट, जो क्या करेगा, रिजल्टेंट बनाएगा, विच द रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट है ये? नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शनल फोर्स का। विच द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मेक्स विद द, किसके साथ बनाता है? मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, किसके साथ बनाता है? जो डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। और इसको डिनोट किसके साथ करते हैं? थीटा के साथ करते हैं। मैं वापिस एक बार लाइन को रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। मैंने क्या बताया? इट इज द एंगल विच द रिजल्टेंट वेक्टर, किसका रिजल्टेंट वेक्टर? विच द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मेक्स विद द, किसके साथ? नॉर्मल रिएक्शन, इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और इसको डिनोट किसके साथ करते हैं? थीटा के साथ करते हैं। उम्मीद करता हूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको समझ आई होगी। अब इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे हम, किस तरह से इसको लिखना है। तो चले जाओ कौन सी ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ओ ए सी में, ओ ए सी ट्राइंगल में चले जाओ आप। तो क्या हो जाएगा आपके पास? तो यहाँ पे आप लगाओगे tan थीटा। क्या लगाओगे? tan थीटा। बट इस tan थीटा क्या होता है? tan थीटा आपका tan थीटा का फॉर्मूला देखो, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस है, और ये क्या है आपका, सॉरी ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। जस्ट सिंपल सी बात, हमें tan थीटा का फॉर्मूला पता है। tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? इट इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। जब सिंपल आपने याद किया होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी आपका? tan थीटा AC अपॉन OA हो जाएगा। tan थीटा, मैंने क्या बोला? tan थीटा आपका कितना हो जाएगा? AC अपॉन OA हो जाएगा। और AC अगर आप ध्यान से देखो, ये AC किसके बराबर है? इसके बराबर है, यानी कि F के बराबर है। AC किसके बराबर है आपका? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। और OA किसके बराबर है? R के बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है। तो यानी कि tan थीटा का किसके बराबर हो गया? F अपॉन R के बराबर हो गया। ये मैंने जो बात समझाई यहाँ पे वही लिखी है। tan थीटा किसके बराबर? AC अपॉन OA। AC कितना है आपका? F है, और OA कितना है आपका? R है। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा? F अपॉन R हो जाएगा। और आपको पता है, मैंने अभी अभी बताया था, कल भी पढ़ाया था, F इक्वल टू किसके बराबर होता है? म्यू इंटू R होता है। और म्यू किसके बराबर हो जाएगा? F अपॉन R के बराबर हो जाएगा। What is F? F is a frictional force. What is R? R is a normal reaction. What is mu? Mu is a coefficient of friction. बात समझ आ रही होगी। तो F अपन R की जगह आप क्या लिख सकते हो? म्यू लिख सकते हो, यानी कि tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका? म्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब थीटा को भी लिख सकते हो। थीटा किसके बराबर हो जाएगा? tan को उस तरफ भेज दो, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ म्यू। ये आपका रिलेशन हो गया। क्या यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? इज इट? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा एंगल ऑफ स्लाइडिंग, द एंगल ऑफ रिपोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या बोला मैंने? क्या टॉपिक है आपका? एंगल ऑफ स्लाइडिंग, द एंगल ऑफ रिपोज। क्या होता है इसमें? देखिए, कोई भी चीज है आपके पास, जैसे मेरे पास एक बॉक्स है, अगर इसके ऊपर मैं कोई चीज रख दूं, जैसे मैंने ये यहाँ पे रख दिया, एक सेकंड को, तो थोड़ा सा आपके लिए ये साइज बड़ा कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा मेरी है ना वीडियो को ऑन कर लेना, जूम ऐप पे हो ना आप। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे ये मेरे पास एक बॉक्स है, अगर ये बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, अगर आप देख पा रहे हो तो अभी तक ये माउस जो इसके ऊपर मैंने रखा हो, ये मूव नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, ऐसे करके देखो ये बाद में स्लाइड करना शुरू कर देगा। यानी कि आप हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल बढ़ाते हो, तो आपकी कोई भी बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर होगी तो वो क्या करने लगती है? स्लाइड करना शुरू कर देती है। क्या करना शुरू कर देती है?
स्लाइड करना शुरू कर देती है। जिनको नहीं समझ आई कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक सेकेंड, हाँ तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस है, ये आपका मान लीजिए आपका क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे कोई आपने कोई प्लेट रखी हुई है, कोई भी आप कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है प्लेट ही हो, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे करके आपने कोई चीज रखी हुई है ऐसे करके, ये पड़ी हुई है इसके ऊपर, और जैसे जैसे आप इसको ऊपर की तरफ ऐसे मूव करते जाओगे तो नीचे देख रहे हैं एंगल इंक्रीज हो रही है ना। और एंगल इंक्रीज हो रही है, अगर इसके ऊपर भी कोई ऊपर बॉडी रखी होती है, आपने ऐसे बॉक्स रखा होता ऐसे करके, ये एक बॉक्स रखा होता इधर, तो एक टाइम ऐसा आता जैसे जैसे आप इस लाइन को ऐसे करके ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे और जहां पे एंगल आपकी इंक्रीज हो रही थी, एक एंगल ऐसी आती जैसे थीटा एंगल इंक्रीज हो रही है, एक टाइम ऐसा आता जहां पे एंगल कितनी हो जाती, अल्फा, नाम दे देता हूँ एंगल को कितना, अल्फा। और उस एंगल के ऊपर ये बॉडी ऑलमोस्ट क्या करने वाली होगी, नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज ऐसे नीचे रखी होती तो वो नीचे नहीं गिरेगी, लेकिन जैसे जैसे यहाँ से आप इस चीज को उठाते जाओगे ऊपर की तरफ, तो ये एक टाइम ऐसा आएगा ये डिब्बा जो रखा हुआ ऊपर भी ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होती है, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होती है जब कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये जो इंक्लाइंड, देखो ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये जो ऊपर लेके जो ब्लैक कलर का ये क्या आपका इंक्लाइंड सरफेस है, किसके साथ इंक्लाइन किया हुआ आपने इसको, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो जब ये इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर कोई बॉडी रखी हो और इतनी एंगल बन जाए आपकी किसके साथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, कि ये बॉडी क्या करना शुरू करने वाली हो, स्लाइड करना शुरू करने वाली हो। स्लाइड करेगी नहीं, अगर इससे थोड़ी सी भी एंगल को बढ़ाया तो ये बॉडी क्या कर जाएगी आपकी, स्लाइड कर जाएगी, नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बोला, एक सेकंड में हाईलाइटर लेता हूँ, हाँ, एंगल ऑफ रिपोज क्या होती है। एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल, ये कम से कम एंगल है, ऐसा नहीं सीधी आपने 90 डिग्री एंगल कर दिया ऐसा रख दिया तो बॉडी तो सीधी नीचे ही गिर जाएगी ना। हमें क्या रखना है, मिनिमम एंगल की बात करनी है। तो क्या होता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम। तो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन किसका, ऑफ ए प्लेन, किसके साथ, विद हॉरिजॉन्टल सरफेस। जब विद हॉरिजॉन्टल, क्या बोला, ये क्या होती है, मिनिमम एंगल होती है किसकी, हॉरिजॉन्टल सरफेस की, किसकी, हो जाए इंक्लाइंड प्लेन की, किसके साथ, विद हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। वापिस बोल रहा हूँ, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए प्लेन, कोई एक प्लेन है उसकी मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विद हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन, जो बॉडी रखी होगी, ये जो बॉक्स रखा हुआ है, द बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन सरफेस जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, स्लाइड करेगी नहीं, स्टार्ट करने वाली होगी, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगी, क्या होगी, एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ जिनको नहीं समझ आई, मैंने क्या बोला, एक है आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस था, दूसरा आपका एक प्लेन सरफेस था, उसको आप धीरे 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 ऊपर करते गए, और जहां पे इसके ऊपर जो बॉडी रखी हुई थी, एक टाइम ऐसा आता है ये बॉडी बिल्कुल नीचे गिरना शुरू होने वाली होती है, और उस टाइम पे जो आपको एंगल देखने को मिलती है, मिनिमम एंगल देखने को मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलते हैं या एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए प्लेन with the horizontal surface such that body placed on the plane surface just start sliding down, या at the verge of sliding down भी लिख सकते हो। डिनोट किसके साथ करते हैं इसको, अल्फा के साथ, किसके साथ, अल्फा के साथ। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बातें समझ आई होंगी। अब इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स लग रहे हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मुझे एक बार बताओ, क्या यहां तक सभी को बात क्लियर है कि नहीं? आगे जो इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हमेशा इस चैप्टर के अंदर हम यूज करते रहेंगे। अब देखिए इसको ध्यान से समझना भी, इसको मिस मत करना जो समझाने वाला हूं अब टर्म को। ये जो बॉडी है, ये बॉडी क्या करेगी, मैंने बोला था अर्थ के ऊपर हमेशा क्या होती है, mg क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो आपने नीचे की तरफ क्या बनाना है, कि mg बनाना है, जैसे पहले बनाते आ रहे हैं। तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी जिसको बोलते हैं हम mg, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी, जिसको मैं किसके साथ लिखूंगा, mg के साथ।
तो ये मैंने हमेशा बताया कि जो mg होता है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये सरफेस ऑफ अर्थ है और इसके क्या होना चाहिए, हमेशा ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। दूसरा, ये जो आपका देख रहे हो ये जो सरफेस है, तो सरफेस क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। किसके ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर। तो बॉक्स के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो बॉक्स के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस बॉक्स के। ये जो बॉक्स है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इसकी ऐसे बनेगी, अब इस डिब्बे के परपेंडिकुलर। डायग्राम जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ आपने भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज फिर भूल जाओगे बाद में। ये दो वेक्टर्स कैसे बना दिए, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। ये क्या वेक्टर होगा आपका, आर। अब बॉडी क्या करेगी, नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। बॉडी क्या करेगी, नीचे गिरना, स्लाइड होना शुरू हो जाएगी। कब, जब आपकी एंगल कितनी हो जाएगी, अल्फा के बराबर हो जाएगी। तो बॉडी किस तरफ जाना शुरू कर सकती है, इस तरफ शुरू कर सकती है, नीचे की तरफ। अगर बॉडी नीचे की तरफ गिरेगी तो भाई पीछे की तरफ एक फोर्स भी लगेगी, जिसको हम कौन सी फोर्स बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो इस तरफ की आपकी क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। फ्रिक्शनल फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, एफ के साथ लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या ये बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, यहां तक जो मैंने बताया। ठीक है, mg आपको मिल गया, r आपको मिल गया, ये क्या है, r है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, mg को रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट्स में। mg को क्या करना है, आई हैव टू रिजॉल्व mg इनटू टू कंपोनेंट। दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा, ध्यान देना। एक कंपोनेंट बनेगा मेरा, देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, तो एक कंपोनेंट बनेगा मेरा ये वाला, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा मेरा ये वाला जो रेड कलर में बनाया था, ये वाला। दो कंपोनेंट्स बनेंगे, तो ये इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक सेकेंड, तो एक कंपोनेंट मेरा बड़ा, मैं ये ब्लू कलर में बनाया, तो दूसरा कंपोनेंट बनेगा मेरा ये वाला। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई। मैंने क्या किया, mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। एक कंपोनेंट बना मेरा ये नीचे की तरफ, दूसरा बना मेरा ये वाला। हमेशा ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर बना दिए। क्या यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं है सभी को, सही है। अब देखो एक्चुअली हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे, जहां तो आपकी एंगल आएगी कहाँ पे, यहाँ पे, जहां आपकी एंगल आएगी यहाँ पे। क्योंकि हम जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं तो आपकी जहां तो एंगल किसके साथ, इधर लगी होती है, जहां एंगल लगी होती है आपकी इधर, दोनों में से एक जगह लगी होती है। पर हमें यहाँ पे तो ना इधर दिख रही है ना इधर दिख रही है। तो एक्चुअली ये जो एंगल है ना अल्फा, इसको ट्रांसफर करना है हमें यहाँ पे। कैसे करना है वो समझो अब ध्यान से। ओके, एक और अटेंडेंस आई है, ठीक है, चलो। अब देखो एंगल्स को ध्यान से समझना, अब इस चीज को समझना जरूरी है अच्छे से। ये जो सरफेस है रेड वाला, और ये इसके बिल्कुल पैरेलल में मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दी। और दूसरी चीज देखो, एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लेना जो यहाँ पे समझाऊंगा मैं। ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन पैरेलल है आपस में। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ठीक है। विशाल अपना नाम लिखो, यहाँ पे आपने प्रेजेंट सर लिखा है, नाम लिखो अपना। तो ये दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल हैं। जब मैं समझाना क्या चाहता हूँ, देखिए, अगर एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसे करके काट रही हो, तो आपको क्या ये चीज पता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होती हैं। क्या ये बात पता है सभी को, नाइन्थ में पढ़ा होगा। ये एंगल और ये एंगल आपकी क्या होती है, इक्वल होती है, अगर दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे मैंने यूज करनी है। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों लाइन पैरेलल है। ये लाइन काट रही है इसको ऐसे करके, ये लाइन इसको क्या कर रही है, ऐसे करके काट रही है। तो अगर आपकी एंगल यहाँ पे अल्फा है, तो तुम ही लोग मुझे बताओ, क्या यहाँ पे भी एंगल क्या होगी, अल्फा होगी। रेड कलर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी एंगल कितनी होगी, अल्फा होगी। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन अगर काट रही है यहाँ पे एंगल अल्फा बन रही है, तो यहाँ पे भी इतनी सी एंगल ये कितनी होगी आपकी, अल्फा होगी। और इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, टोटल एंगल कितनी है, 90 डिग्री। ये कितनी एंगल आपकी, 90 डिग्री। अगर टोटल एंगल 90 डिग्री और ये अल्फा है, तो ये कितनी बची पीछे, ये 90 माइनस अल्फा हुई कि नहीं हुई,
मानते हो इस बात को? आगे समझो। अब इसको देखो, इस लाइन को और इस लाइन को, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये पूरी एंगल कितनी है? 90 डिग्री। पर मुझे इतनी एंगल पता है, ये इतनी एंगल कितनी आपकी? 90 माइनस अल्फा है। तो क्या मैं ये एंगल फाइंड कर सकता हूँ? आप बोलोगे सर कर सकते हो, कैसे? ये पूरी एंगल कितनी है? 90। टोटल एंगल कितनी है? 90 डिग्री। माइनस इस एंगल को कर दो तो पीछे यही एंगल बचेगी। तो क्या करेंगे? 90 माइनस अल्फा को कर देंगे। सॉल्व करो, 90 माइनस 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। ये कट जाएगा तो कितना आएगा आपका? अल्फा। तो ये एंगल कितनी बनेगी आपकी? अल्फा बनेगी, ये वाली जिसको मैंने ब्लू कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं हम फटाफट। तो यहाँ पे अल्टीमेटली मुझे ये समझाना है, यहाँ पे जो एंगल अल्फा आती है आपकी, क्यों आती है मैंने अभी बता दिया। जिसको नहीं समझ आई वो रिकॉर्डिंग से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, अलग से बना लेना। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपकी? एंगल कितनी आ जाती है? अल्फा आ जाती है। कैसे आई वो मैंने अभी अभी समझाई आपको। तो यहाँ पे एंगल कितनी आ गई आपकी? अल्फा। तो मैंने mg को रिजॉल्व किया था दो कंपोनेंट्स में। वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रही है, मैंने पहले ही बोला था वेक्टर अच्छे से समझना है। तो अल्फा यहाँ पे एंगल है, तो जिसके साथ एंगल होती है उसका नाम क्या होता है? कॉस। mg को आपने रिजॉल्व किया तो इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा? mg कॉस अल्फा। और जिसके साथ एंगल नहीं होती उसके साथ क्या आता है? साइन। तो इसका नाम क्या होगा? mg साइन अल्फा। जिसको नहीं समझ आया ये, उन्होंने वेक्टर चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा मेरे से। तो ये mg cos अल्फा और ये क्या आपका? mg sin अल्फा। ये क्या सभी को बात समझ आई कि नहीं आई? चाहिए यस और नो? अब देखो, ये जो mg sin अल्फा है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लाइडिंग ऑफ दिस बॉक्स। ये बॉक्स से नीचे जाएगा, ये भी एक किस्म की क्या है? फोर्स है। विद दिस फोर्स दिस बॉक्स विल स्लाइड डाउन। ये नीचे की तरफ क्या करने लगेगा? स्लाइड करने लगेगा। और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्या लगेगी? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। ठीक है, नीचे की तरफ आपका क्या करेगा? बॉक्स स्लाइड करना शुरू कर देगा। कितनी फोर्स के साथ? mg sin अल्फा के साथ। और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी क्या होगी? फ्रिक्शनल फोर्स होगी। ठीक है जी, ये पूरी की पूरी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो इसकी बाद में। तो अगर ये समझ आएगी, इससे आगे भी बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो जाएगी। जिसको ये समझ नहीं आएगी फिर आगे भी समझ नहीं आएगा कुछ भी। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आ गया तो फिर आपका ये लिए ये चैप्टर इजी हो गया। बस एक बार इन चीजों को समझ लो। तो जिसने वेक्टर नहीं पढ़ा उसको तो और नहीं समझ आएगा, फिर पहले बता देता हूँ। आगे चलते हैं। अब डेरिवेशन करनी है हमने अल्फा की। तो वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है मैंने अभी बताया, वो यहाँ पे लिखी हुई है। वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कौन कौन सी? एक लग रहा है वेट, जो कि नीचे की तरफ लगता है। डाउनवर्ड वेट क्या लग रहा है? mg, यानी कि फोर्स है किस्म की जो कि नीचे की तरफ लग रही है। उसको रिजॉल्व किया, mg को रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में। एक बना आपका mg cos अल्फा, दूसरा बना mg sin अल्फा। mg sin अल्फा ये है, और mg sin अल्फा ये है, और mg cos अल्फा ये है। mg cos अल्फा को ध्यान से अगर देखो, mg cos अल्फा इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू r। mg cos अल्फा क्या है? इक्वल और ऑपोजिट है किसके? r के। और mg sin अल्फा क्या है? रिस्पॉन्सिबल है आपका किसके लिए? स्लाइडिंग ऑफ द बॉक्स। यानी कि mg sin अल्फा किसके बराबर होगा? आपका फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगा। mg sin अल्फा क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? mg cos अल्फा इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द नॉर्मल रिएक्शन। r के बराबर है, इक्वल एंड ऑपोजिट है किसके? नॉर्मल रिएक्शन के। और mg sin अल्फा आपका क्या है? इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि f। अभी जो ऊपर लिख के मैंने बात यहाँ पे वही लिख किया। फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल है? mg sin अल्फा के बराबर है। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? mg cos अल्फा के बराबर है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें पता है। व्हाट इज म्यू? म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, अभी बताया था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? एफ अपॉन आर। क्यों? क्योंकि आपको पता है एफ इक्वल टू किसके बराबर होता है? म्यू आर के बराबर होता है। एफ की वैल्यू भी डाल दो इक्वेशन फर्स्ट से, और आर की वैल्यू भी डाल दो इक्वेशन सेकंड से। तो आपके पास क्या हो जाएगा? म्यू। म्यू क्या हो जाएगा? mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा। mg कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा? sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। साइन अपन कॉस क्या होता है? टैन होता है। तो क्या हो जाएगा? टैन अल्फा आ जाएगा। म्यू किसके बराबर आ जाएगा? टैन अल्फा के बराबर आ जाएगा। याद करो जब मैंने स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, यानी कि एंगल ऑफ स्लाइडिंग होगी। और दूसरे हमने एक और चीज पढ़ी थी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उस केस में भी आपका यही रिलेशन बना था, म्यू इक्वल टू टैन थीटा बना था।
और एंगुलर रिपोज के केस में यही बना, tan अल्फा बना। सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। कोई बात नहीं, अभी हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, हमने ये डेरिवेशन करनी थी। मुझे बता दो क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं क्यों हुआ? From above we conclude that coefficient of limiting friction is equal to the tangent of angle of repose. Coefficient of friction किसके बराबर होता है? Tangent of angle of repose के बराबर होता है। हमें ये कंक्लूड किया ऊपर से। बस ये बात है यहाँ पे मुझे जो समझानी थी। क्या ये बात क्लियर है सभी को? हाँ हो गया, कोई बात नहीं। अगर टेस्ट था आपका मैथ का 2 टेस्ट आपका ये कंप्लीट हो चुका है ये टॉपिक। अगर किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं लेक्चर को